हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं जेट के ओल्ड पेपर के बारे में। पीछे भी हमने एक वीडियो बनाई थी जेट के ओल्ड पेपर के बारे में, वो आप देख सकते हैं। तो ये 2014 का ओल्ड पेपर है। इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उनको हल करना है। पहले सभी क्वेश्चन को आपको बढ़िया अच्छी प्रकार से पढ़ना है, रीड करना है उसको, फिर उसका जवाब देना है आपको। ऐसे तुक्के नहीं मारने हैं, जिससे क्या है कि आपका जो पूरा पेपर है वो अच्छी प्रकार से हो सके, ठीक है, और आप सेलेक्ट हो सकें। तो पहले क्वेश्चन को अपने अच्छी प्रकार से पढ़ना है, उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने शुरू करते हैं आज के वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है। मैं केवल इसमें आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा वीडियो को ध्यान से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो जेट के अभ्यर्थी हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी को इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, राष्ट्रीय बीज अधिनियम किस वर्ष में घोषित किया गया। तो जो राष्ट्रीय बीज अधिनियम है वो 1965 के अंदर घोषित किया गया था, यानी लागू किया गया था। और जो इसके अंदर दे रखा है, इसमें आंसर दे रखे हैं, ए दे रखा है जो क्या है कि गलत है, और इसका जो सही आंसर है वो होगा 1965, यानी कि बी है वो सही आंसर होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय बीज निगम जो है, यहाँ पर अगर निगम लिखा हुआ है तो वो 1963 होगा, ठीक है। निगम जो है वो कम अक्षरों का शब्द है तो वो पहले आएगा, और अधिनियम है वो बड़े अक्षर हैं तो थोड़ा बाद में आएगा, तो वो 1963 है, और अधिनियम है वो 1965 है। ये चीज़ याद रख लेना। तो इसका आंसर होगा 1965। सेकंड दे रखा है, एक मानव शक्ति कितने अश्व शक्ति के बराबर होती है। ये इंजीनियरिंग से है क्वेश्चन मुख्य रूप से। तो इसका जो आंसर है वो 0.1 हॉर्स पावर है, वो आएगा। एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो यंत्र वगैरह हैं कृषि से संबंधित, वो आपको सारे पता होना चाहिए। तो एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है, यानी कि विंड स्पीड को मापने के लिए एनीमोमीटर को प्रयोग किया जाता है। और वायु दाब मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है। वायु की दिशा देखने के लिए वायु दिक्सूचक यंत्र होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं। तो बीफ जो है वो गाय के मांस को कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि मीडिया वगैरह में बहुत बार आता है बीफ के बारे में। तो गाय के मांस को है वो बीफ कहा जाता है। इसमें आपके नॉर्मल 3-4 ही हैं बस, भेड़ का है, बकरी का है, गाय का है, भैंस का है, बस। तो इनके मांस को मुख्य रूप से क्या क्या कहा जाता है, यानी किस नाम से पुकारा जाता है, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है, काजरी किस शहर में स्थित है। तो काजरी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। इसमें यहाँ पर दे रखा है जोधपुर। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, ज़्यादा नहीं है, केवल 30, 35, 40 जो हैं वो मुख्य रूप से हैं, जो क्या है कि लगभग हर एक कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट वगैरह आपको याद होने चाहिए, और इनकी फुल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बलुई दोमट मृदा में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो बलुई दोमट मृदा है उसके अंदर किस तत्व की मात्रा ज़्यादा होगी। बलुई हो गई तो इसका मतलब है उसमें बालू की जो मात्रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, फिर उसका जवाब देना होता है। तो यानी कि सिल्ट नहीं हो सकता, चिकनी मृदा नहीं होती है, क्योंकि बलुई के अंदर बहुत ही कम मात्रा में चिकनी मृदा होती है, इसीलिए जो कण हैं वो आपस में चिपके हुए नहीं रहते हैं। तो बलुई दोमट के अंदर बालू की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन इसमें है, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जल उपयोग क्षमता क्या होती है। तो जल उपयोग क्षमता का मतलब होता है कि अपने कितना जल दिया हुआ है उसके अंदर, फसल के अंदर मान लो 1 लीटर दिया है, तो उससे अपने को मुख्य रूप से उपज कितनी प्राप्त हो रही है, ठीक है। 1 किलो हो रही है कि आधा किलो हो रही है, 2 किलो हो रही है, उसको अपने जल उपयोग क्षमता कहते हैं, या दक्षता कहेंगे
कि इतना जल उपयोग करने के बाद में अपने को इतनी उपज प्राप्त हो रही है, यानी कि उसका प्रोडक्ट कितना मिल रहा है अपने को। तो इसमें ए दिया हुआ है, यानी कि ये जो है वो सही आंसर है, आर्थिक उपज बटे जल उपयोग। ठीक है, आर्थिक उपज कितनी हुई है बटे में जल उपयोग, यानी कि अपने कितना जल उसके अंदर फसल में दिया था। आगे है एसआरआई तकनीक कौन सी फसल के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो एसआरआई जो ये बुआई की विधि है, इसके अंदर धान में प्रयोग की जाती है। फूलगोभी में मोलिब्डेनम की कमी किस तरह की विकृति पैदा करती है, यानी कि मोलिब्डेनम की कमी हो जाए फूलगोभी के अंदर तो उसमें व्हिपटेल डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें व्हिपटेल आएगा। ये कुछ पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोग हैं आपके दिए हुए हैं बुक में, वो सारे आपको अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से पोषक तत्वों से किस प्रकार का रोग हो सकता है। भारतवर्ष में कितने एग्रोक्लाइमेटिक एंड इकोलॉजिकल जोन हैं, यानी अलग अलग बताने हैं आपको। पहले एग्रोक्लाइमेटिक जोन याद होने चाहिए। तो मुख्य रूप से एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है वो 15 होते हैं। तो आपको अगर एक भी चीज़ याद है तो आप अच्छी प्रकार से उसका आंसर दे सकते हैं। तो जो ए है वो आएगा, यानी 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं और इकोलॉजिकल जोन 131 हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। आगे दे रखा है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है, यानी कौन सा जो वृक्ष है जिसमें पाला ज़्यादा लगता है, यानी पाले से नष्ट हो सकता है। तो आंसर है इसका डी, आंवला। आंवला बहुत ही संवेदनशील पौधा होता है, यानी पाले का जो प्रकोप है इस फसल पर ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट तो है ही, और अल्ट्रा का मतलब हो गया उससे भी कम। ठीक है, तो मोलिब्डेनम जो है वो अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आता है, यानी कम मात्रा में ही इसकी पूर्ति की जा सकती है। यानी बहुत जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी 1 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है, तो अल्ट्रा माइक्रो जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको 1 ppm से भी और कम, अगर उतना ही मिलता है पौधे को तो भी वो काम चला सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 2:1 प्रकार की क्ले मिनरल नहीं है। तो 2:1 कौन सी नहीं है, इसमें आंसर दे रखा है केओलिनाइट। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि 2:1 कौन सी होती है, और 1:2:1 या फिर 1:1:2 कौन सी हैं, या फिर 1:1:1 कौन सी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मुख्य रूप से 3 ही हैं आपके, मोंटमोरिलोनाइट, केओलिनाइट और इलाइट। ठीक है, तो इसमें कौन सी नहीं है, केओलिनाइट नहीं है, जो जिसमें क्या है कि एक परत एक्स्ट्रा पाई जाती है या फिर 1:1 की श्रेणी में होती है। तो ये चीज़ें आपको जो +2 एग्रीकल्चर है उसकी केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक लगता है। आगे, निम्नलिखित में से किस तत्व को 17वीं आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है, जोड़ा गया है। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में अच्छी प्रकार से बताया कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं और उनके प्राप्य रूप कौन कौन से है। तो निकिल जो है वो 17वां पोषक तत्व के रूप में माना गया है, और ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में अच्छी प्रकार से बताया कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस्म की मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है बड़े रंध्र किस मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, बलुई मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर अगर बलुई न देकर बलुई दोमट दिया होता तो ये आंसर होता, और जहाँ पर बलुई दोमट और बलुई दोनों हैं तो सबसे ज़्यादा बड़े रंध्र जो हैं, यानी जिनमें जितने बड़े कण होंगे उतने ही बड़े रंध्र पाए जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार से छोटे कण होंगे तो वो कण पास पास होंगे और रंध्रों की संख्या वो ज़्यादा होगी, और रंध्र छोटे होंगे, संख्या में ज़्यादा होंगे परंतु आकार में छोटे होते हैं। तो ये तो कले के अंदर होता है। और बड़े जो कण होते हैं उनमें कण भी बड़े पाएंगे इस प्रकार से, और बड़े कणों के बीच में रंध्र भी बड़े होते हैं। जैसे ये रंध्र है तो इस रंध्र का आकार है वो इतना है। ठीक है, ये रंध्र है।
तो इस प्रकार से यानी कि बड़े कण होंगे तो बड़े ही अंदर पाए जाएंगे। तो पोर स्पेस बड़े पूछा है तो बलुई मिट्टी के अंदर बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ है, याद होनी चाहिए आपको। अगला है सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल कौन सा है, यानी जिसके अंदर वेदरिंग नहीं होती है यानी फिर अपक्षय नहीं होता है, वो है क्वार्टज। ये रॉक वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया गया है। आगे है निम्नलिखित में से पोटास का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो पोटास का है फ्लाई ऐश। ठीक है। रॉक फॉस्फेट है वो फॉस्फोरस का होता है। बोन मील बेसिक स्लैग, इसके अंदर मुख्य रूप से नाइट्रोजन वगैरह पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। फ्लाई ऐश जो है यानी कि कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह निकलता है उसके अंदर पोटास ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो है इंसेप्टिसोल। ये कुछ ऑर्डर होते हैं, 8-9 हैं आपके। तो वो कौन कौन सी किस प्रकार की मिट्टी के अंदर होते हैं या फिर किस मिट्टी को उसके अंदर रखा गया है और भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, वो सारी चीज़ें दी हुई है। तो जो सॉइल वाला चैप्टर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर होंगी। तो इसका आंसर इंसेप्टिसोल हो गया। आगे है इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, टमाटर की फसल में लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये कुछ आपके दिए हुए हैं टर्म्स। बैंगन में जो बैंगनी कलर है वो किस प्रकार होता है या किस वर्णक के कारण होता है, टमाटर का लाल रंग है वो कैसे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल 1-2 पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा लाइकोपीन। ठीक है, लाइकोपीन होता है। कैरोटीन गाजर के लिए होता है। ऑक्सिन है वो जो मेरिस्टेम या फिर टॉप पोर्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए होता है, यानी अगले वाला सबसे टिप पोर्शन होता है पौधे का, ऊपर वाली जो शाखा होती है उसको ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें आपके याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है धान गेहूँ मूंग फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता क्या होगी, तो यानी कि इसका निकालना पड़ेगा कि किस प्रकार से कौन सी फसल कितने वर्ष की है। ठीक है, इसके अंदर आंसर दिया हुआ है 300%। ठीक है, फसल सघनता पूछा गया है 300% होगी, यानी कि जो मुख्य रूप से ये फसलें हैं वो 1-1 वर्षीय फसलें हैं। और यहाँ पर मूंग जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है गर्मी। ठीक है, तो ये जो फसल है वो एक सीजन के अंदर बोई जाने वाली फसल है। तो इसका जो फसल सघनता है या फिर फसल चक्र की चक्रीय तीव्रता है, ठीक है, यानी इसके बाद में ये फसल बोनी है, इसके बाद में ये फसल चक्कर जिसको बोलते हैं अपने, वो 300% होगी। इसकी फसल सघनता 300% होगी क्योंकि ये एक ही साल के अंदर बोई जाने वाली फसल है। एक साल में 3 फसलें ली जाएंगी। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है, तो भैंस की नस्ल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये नस्लें आपको याद होनी चाहिए, मुर्रा होगा इसका आंसर। नस्लें आपको याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कर्णतरी किस फसल की किस्म है, तो इसके अंदर आंसर दिए हुए हैं कुछ ये चना गेहूँ जौ जई। तो इसका जो आंसर है सही वो जौ होगा। तो ये किस्में आपको याद होनी चाहिए मुख्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी किस्म गंवार फसल की है, तो गंवार की कौन सी है, RGC 936 है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित किस फसल के चारे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में HCN की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी कि ज्वार जो है उसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह ज़्यादा देने से उसमें HCN की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो क्या है कि पशुओं के लिए हानिकारक होता है। अगला है हाइग्रोमीटर निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए काम में लिया जाता है, तो मृदा नमी या फिर नमी नापने के लिए काम में लिया जाता है। हाइग्रोमीटर है वो नमी नापने के लिए और टेंशियोमीटर है वो मृदा नमी नापने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है इसमें
डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो ये जितने भी आप एक आपके +1 में भी दिया हुआ है और +2 के अंदर भी एक सारणी दी हुई है। तो यानी कि अलग अलग जो फर्टिलाइज़र है उनमें कौन कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है और कितनी मात्रा में पाया जाता है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन 18% होता है और 48% फॉस्फोरस होता है। यहाँ पर कुछ अलग दिया हुआ है ये, तो इसमें आपको 18 और 46 याद रखना है। यहाँ पर 46 आएगा। 18 और 46% इसकी ग्रेड होती है और एक 16 और 48 होती है। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है शायद, 18 और 46% आएगा। ठीक है। अगला है पैगिंग। पैगिंग क्या होता है? पैगिंग मूंगफली के अंदर की जाती है। ढाई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए इस समय पर, क्योंकि ये जो पैगिंग है वो सुइयाँ बनती हैं। ठीक है, निषेचन होने के बाद में सुइयाँ वगैरह बनती हैं और भूमि के अंदर जो वो भ्रूण है वो जा कर के एक मूंगफली यानी फल का निर्माण करता है। तो उस स्टेज को बोलते हैं अपने पैगिंग। बीकानेर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जोन में आता है? तो वो है फर्स्ट सी के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज़ जोन वगैरह है वो आप याद कर लेना कि मुख्य रूप से जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, ठीक है, ये जो रीजन है वो आपके याद होने चाहिए मुख्य रूप से। कौन सा पेड़ राजस्थान का कलप वृक्ष होता है? तो खेजड़ी जो है वो राज्य वृक्ष के रूप में होता है, तो उसको कलप वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि यह कम मृदा नमी और हाई टेम्परेचर के अंदर अच्छी प्रकार से राजस्थान के अंदर ग्रोथ कर सकता है। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान गेहूं की बुआई व जमाव के लिए उचित होता है? यानी किस टेम्परेचर पर बुआई कर सकते हैं, और जमाव का मतलब है अच्छी प्रकार से अंकुरण और जड़ों का निर्माण हो सकता है। तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गेहूं की मुख्य रूप से बुआई करनी चाहिए। अगला है, मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी यानी खालिस्तान नापी जाती है। फील्ड कैपेसिटी यानी कि क्षेत्र क्षमता। तो इसका आंसर है सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद। तो कहने का मतलब है फील्ड कैपेसिटी पर नमी जो है 48 से 72 घंटे बाद में नापी जाती है, यानी कि किस भूमि द्वारा कितनी मात्रा में जल है वो धारित किया जा सकता है। यानी जो एक्स्ट्रा जो जल है वो लीचिंग के द्वारा नीचे चला जाएगा और फिर भूमि के अंदर मृदा कणों के बीच में उतना ही जल रहता है जितना कि वो सोख सकती है। उसकी फील्ड कैपेसिटी कहते हैं उसको, कि इतनी मात्रा में वो जल उसके अंदर आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? तो हरी खाद के रूप में ढेंचा है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, या फिर वैसे सनई का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और ढेंचा उसके बाद में सेकंड है, परंतु यहाँ पर ढेंचा दिया हुआ है। लूसरन है, गेहूँ है और धान है, इनका प्रयोग मुख्य रूप से नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो ढेंचा या सनई में से ही एक आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गन्ना किस प्रकार परिवार से संबंधित है? यानी कि फैमिली पूछी है तो ग्रेमिनी होगा। लंबी पत्ती होती है, ठीक है, चौड़ी पत्ती होती है तलवार की तरह, तो वो सारे ग्रेमिनी में आते हैं, घास कुल जिसको बोलते हैं। तो फसलों की आपको फैमिली ज़रूर याद रखनी है और बॉटनिकल नाम ज़रूर याद रखना है, किस्में याद रखनी है, बुआई का समय, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी छोटी छोटी चीज़ें इस कंपटीशन में मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। बिल्कुल इजी पेपर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एरोइंग निम्न में से किस से संबंधित है? एरोइंग, तो ये कुछ टर्म्स दिए हुए हैं आपके, जैसे ऊपर ये पूछा था पैगिंग, ठीक है, इस प्रकार की टर्म्स होती हैं। तो एरोइंग है वो गन्ने के अंदर की जाती है, यानी कि एरो उसको बोलते हैं गन्ने के अंदर पुष्पक्रम फूल निकलने की क्रिया, यानी कि जहाँ पर 14 घंटे प्रकाश रहता है वहाँ पर ये प्रोसेस होती है। जैसे कोयम्बटूर है तमिलनाडु, ठीक है, वहाँ पर ये प्रोसेस होती है। बाकी इंडिया के अंदर कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए 14 घंटे दिन का प्रकाश चाहिए। तो गन्ने में फूल आने की जो प्रक्रिया है वो एरोइंग कहलाती है।
आगे क्वेश्चन दिया, निम्न में से किसे कास्टिक सोडा कहते हैं? तो कास्टिक सोडे का जो है रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप। आगे दिया हुआ है इसमें, नत्रजन पौधे द्वारा निम्नलिखित में से किस रूप में ग्रहण किया जाता है? ये चीज़ें मैंने बहुत बार पीछे वीडियो में कम से कम 15-20 बार बता दी होगी। हर एक वीडियो में 5-5 6-6 बार बताता हूँ मैं कि नाइट्रोजन पौधे, फास्फोरस, पोटास, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जितने भी पोषक तत्व हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है इस मैटर के अंदर, आपको देखनी है तो पीछे आप जाकर देख सकते हो। तो मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन है पौधे NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इनका जो प्राप्य रूप है वो आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एमाइड व कार्बनिक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एमाइड और कार्बनिक उर्वरक एक ही प्रयोग किया जाता है इंडिया के अंदर, और वो है यूरिया। ठीक है, यूरिया ये कार्बनिक फर्टिलाइज़र है और इसे एमाइड ग्रुप का है, यानी NH2। ठीक है, एमीन जिसको बोलते हैं, उस ग्रुप से आता है। अगला है, मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे मौसम विज्ञान कहते हैं, यानी कि मौसम किस प्रकार से चेंज होता है दिन के, यानी एक दिन की लंबाई के अनुसार वायुमंडलीय दशाओं में होने वाले परिवर्तन, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान। आगे, फली वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसका आंसर होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। ओरोबैंकी निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो ओरोबैंकी जो है वो सरसों कुल की फसलों से संबंधित है। ठीक है, ओरोबैंकी सरसों के अंदर लगता है। ये एक परजीवी के रूप में जड़ों के अंदर ये कार्य करता है और परजीवी के रूप में सरसों कुल की जो फसलें हैं उनके अंदर लगता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसके जो मैंने आपको बताए हैं। नॉर्मल सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है थोड़ा बहुत आपको। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है वो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं जेड से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, उन तक, ताकि वो पढ़ सकें और कुछ अच्छा कर सकें। शायद ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।